दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से अब 9 जून को यहाँ पे शपथ लेंगे हमारे अगले प्रधानमंत्री जी के रूप के अंदर। अब यहाँ पर एक चीज आप नोटिस कीजिए कि जो जेडीयू है उसके द्वारा द्वारा यहाँ पर कुछ डिमांड्स रखी जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उनके द्वारा कहा गया है कि कास्ट सर्वे को कंडक्ट करवाया जाना चाहिए। एंड इसके साथ साथ चाहे वो चिराग पासवान जी की एलजेपी पार्टी हो, एंड साथ साथ जेडीयू के द्वारा भी ये बताया गया है कि अग्निपथ स्कीम में काफी सारी खामियां हैं एंड कहीं ना कहीं इसको रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेशली ना यूथ के अंदर काफी ज्यादा इसके रिगार्डिंग कंसर्न्स हैं कि कैसे आपने ये जल्दबाजी में ये स्कीम ले आए हो। राइट, तो कुछ कंसर्न्स हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के रिगार्डिंग। ऐसा यहाँ पर इन दोनों पार्टीज का यहाँ पे बोलना है। बाकी देखो, एक कंसर्निंग खबर बच्चों के भविष्य के रिगार्डिंग आ रही है। जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके द्वारा ऐसा बोला गया है कि बहुत सारे एरियाज के अंदर अलग अलग तरह की डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हरियाणा के एक एरिया है, ठीक है, एक आसपास के 2 गांव हैं, उन्हीं 2 गांव में से कुछ 8 लोग का टॉपर्स बने हैं एंड उनका 720 में से 720 मार्क्स आया है। थोड़ा सा ये एक चीज चिंताजनक विषय है। प्लस एट द सेम टाइम बच्चों को कुछ यहाँ पे उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। अब ये ग्रेस मार्क्स देने का जो तरीका था वो काफी अचंभे वाला तरीका है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है एनटीए के द्वारा कि ग्रेस मार्क्स देने के बाद कुछ बच्चों के मार्क्स आए हैं -20, तो काफी बच्चों के मार्क्स आए हैं 720। नॉर्मली ये 720 ऑफ 720 बहुत ही कम लोगों को मिलता है, पर इस बार 67 बच्चों को ये इस तरह से ये हाई स्कोर दिया गया है। तो यानी कि टाइम वेस्टेज की वजह से जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, या तो तरीका उनका गलत था, कितने मार्क्स दिए हैं, ये सारी चीजों के रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिस वजह से नीट एस्पिरेंट्स के द्वारा ये डिमांड करी जा रही है कि दोबारा से इस एग्जाम को लिया जाना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताऊंगा। देखो, कई बार हम लाइफ में कॉन्फिडेंस खो देते हैं कि पता नहीं हम कैसे करेंगे, पर कल देखो यूएसए के द्वारा पाकिस्तान की टीम को यहाँ पे सुपर ओवर में हराया गया। यूएसए के बारे में तो आप क्रिकेट के बारे में सुनते ही नहीं होंगे, राइट? पर जब इस तरह से आप नोटिस करो कि आपको खुद पे विश्वास होता है एंड आप कोशिश करते हो किसी चीज को करने की, तो आपको सफलता मिल सकती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा मेंटेन करने का। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज विद रिगार्ड्स टू 5 आईज एलाइस। अब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इस मुद्दे को? क्योंकि दरअसल में ना ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये बोला गया है कि ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री के अंदर जो भी रिक्रूटमेंट होगी वो सिर्फ यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए और खुद उनके जो लोग के देश के लोग हैं ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं 5 देशों से हो सकती है। इसके अलावा कोई भी और सिटीजन यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री का मेंबर नहीं बन सकता। और जब हमने देखा ये 5 देश है कौन से, तो हमें पता लगा कि यार ये तो 5 आईज है, राइट? दरअसल में हुआ पता क्या था, जब हम बात करते हैं आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ये 5 आईज ग्रुप एक बनाया गया। एंड उस समय आप जानते होंगे कि कितना ज्यादा कंसर्न था। जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी हो गया, जापान हो गया, उनके कोड्स वगैरह हुआ करते थे, उनको ब्रेक करने के लिए ना ये 5 देश, आपका यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए और आपका ऑस्ट्रेलिया, ये देश साथ में आए एंड इन्होंने मिलकर इंटेलिजेंस को शेयर करना स्टार्ट किया ताकि मिलकर ये कोड्स वगैरह को ब्रेक कर पाए एंड अकॉर्डिंगली सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रही है उसके अंदर एक एज यहाँ पे इनको मिल पाए। तो ये आप नोटिस कर पाओगे, यूके यूएसए एग्रीमेंट है मल्टीलैटरल, तो ये सारे देश उसी के आपको सिग्नेटरीज आपको देखने को मिल जाते हैं। और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसा बताया जाता है कि आपस में इंटेलिजेंस गैदरिंग के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर कुछ इनको जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना को कैसे कंट्रोल करना है, ये भी एक चीज होती है। पर यहाँ पर आप नोटिस करोगे ना, ये 5 देश का साथ आने का एक कारण पता क्या है? वो है इनकी एक कॉमन लैंग्वेज होना, प्लस एट द सेम टाइम म्यूचुअल ट्रस्ट होना। ये कहीं ना कहीं कारण बने हैं आपस में इन दोनों के साथ, मतलब इन 5 कंट्रीज के साथ रहने के। प्लस एट द सेम टाइम 2016 के अंदर यहाँ पर इनका एक ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल को भी यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको पता होने चाहिए। अब ये 5 आईज तो चलो डेफिनेटली एक चीज है। कई बार ना न्यूज में 9 आईज भी आती हैं और 14 आईज भी आती हैं। दरअसल में होता क्या है, ये 5 देश तो हैं ही है 5 आईज का पार्ट, कई बार इसके अंदर 4 और देश जुड़ जाते हैं, नीदरलैंड, फ्रांस, डेनमार्क एंड नॉर्वे। तब उसको हम 9 आईज अलायंस के नाम से बोल देते हैं। जब उनके साथ 5 और देश ही जुड़ जाते हैं, बेल्जियम, इटली, जर्मनी, स्पेन और स्वीडन, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोला जाता है 14 आईज अलायंस के नाम से। ठीक है, बेसिकली और भी लोग जुड़ जाते हैं, पर इन 5 का तो डेफिनेटली आपको नाम पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये पिछले टाइम में भी न्यूज में रहा था। जब कनाडा के जो वहां के है ना जस्टिन ट्रूडो,
उनके द्वारा कुछ बोला गया था भारत के बारे में, तो उस समय भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट माँगी थी यहाँ पे फाइव आइज़ अलायंस के माध्यम से। तो ये कुछ कारणों की वजह से फाइव आइज़ अलायंस हमेशा न्यूज़ में रहता ही है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, आप सभी के लिए ना हम यूपीएससी का सबसे बड़ा त्योहार लेकर आए हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है प्रतिज्ञा दिवस। एंड प्रतिज्ञा दिवस के अंदर अब आप बन सकते हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, प्लस आप आपके जो फेवरेट सुमित सर हैं उनके साथ आपको मिलने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मौका भी मिल सकता है। तो करना क्या होगा सर प्रतिज्ञा दिवस में स्पेशल गेस्ट बनने के लिए एंड सुमित सर से मिलने के लिए? देखो कुछ नहीं करना, बस सिंपली आपको 9 जून को सुबह 9 बजे से लेके शाम के 9 बजे के बीच में कभी भी 1 घंटा निकालना है और एक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अब इस टेस्ट में क्या होगा? अरे टेस्ट में आपका जीएस होगा, आपका सीसेट होगा और आपके करंट अफेयर्स होंगे। इसके कुछ बेसिक लेवल के कुछ सवाल होंगे, आपको वो अटेम्प्ट करने हैं एंड अकॉर्डिंगली आपके लॉजिकल स्किल्स को हम टेस्ट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए अवसर मिल जाएगा जो सीधा आपके पास आएगा। तो डेफिनेटली आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर जाकर आप इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं एंड ये दिन भूलना मत, 9 जून को आपको ये टेस्ट देना है। चलिए दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान। देखो रिसेंटली क्या हुआ, नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी हुई, मिली बेसिकली उसने पहले अपनी मीटिंग करी फॉर वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान। क्या है सर इस चीज़ का अर्थ? देखो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। जब हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज नहीं ना होता, प्रॉपर स्टोरेज ना होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल फूड ग्रेन सर वेस्ट हो जाता है और एक मैसिव लेवल की वेस्टेज देखने को मिलती है, ठीक है? और वेस्टेज होती है तो फूड सिक्योरिटी के ऊपर से खतरा हो जाता है। प्लस एट द सेम टाइम जब अच्छा स्टोरेज नहीं होता तो पता क्या होता है, किसान जो होते हैं, किसानों को अपनी जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है वो उसको बेचना ही पड़ता है, चाहे वो बहुत ही कम दाम के ऊपर क्यों ना हो। इसी चीज को बोलते हैं हम डिस्ट्रेस सेल, कि मार्केट में जो भी दाम चल रहा है उसको बेचना ही पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर स्टोरेज है ही नहीं, राइट? ये सब कहीं ना कहीं, और ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज वगैरह बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं जब हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज नहीं होती, ठीक है? अब इसको ना सॉल्व करने का एक तरीका निकाला गया, वो तरीका मैं आपको समझाता हूँ क्या है। पर पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारे देश में जब मैं बात करता हूँ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस की, तो यहाँ पर आपके पास जैसे कुछ शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। हमारा देखो लॉन्ग टर्म के ऊपर नहीं, हमारा ये शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर वाले के ऊपर फोकस करना है। होता क्या है, यहाँ पे हमें ना एक 3 टियर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर स्टेट लेवल के ऊपर आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर आपका डीसीसीबीस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सबसे नीचे आ जाते हैं आपके पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है? 1904 में इनको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था। फोकस इनका ये होता है कि फार्मर्स को क्रेडिट वगैरह होता है तो बहुत अच्छे से ये एंगेजमेंट उनके साथ इनकी रहती है, राइट? एंड पैक्स अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन भी जाते हैं। अब यहाँ पर पता क्या कर रहे हैं हम, ये जो वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान, इसके अंतर्गत ना हमारे जो पैक्स हैं जो कि 1 लाख से भी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे भारत के अंदर, उसके अंदर 1 लाख पैक्स के अंदर लगभग 13 करोड़ फार्मर्स जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो हम पता कि कोशिश ये कर रहे हैं कि पैक्स के माध्यम से हम अपने इकोनॉमिक स्टोरेज, जो हमारा ग्रेन स्टोरेज है, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर पाए। कैसे? हम पैक्स को एम्पावर करना चाहते हैं कि यहाँ पर ही आपका क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई कि कैसे हम कहीं ना कहीं पैक्स को और भी मजबूत कर रहे हैं, ताकि वहीं पर हम यहाँ पे प्रॉपर जो भी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज थी ना, हम उसको यहाँ पे खत्म कर पाएं, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएं, वेस्टेज कम कर पाएं एंड हमारे जो फार्मर्स हैं वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा सशक्त हो पाएं। ये यहाँ पर फोकस है। तो द फोकस इज टू कन्वर्ट पैक्स इनटू मल्टी सर्विस सोसाइटीज एंड इसके माध्यम से प्रोक्योरमेंट सेंटर्स की तरह, फेयर प्राइस शॉप की तरह, कस्टम हायरिंग सेंटर की तरह, प्रोसेसिंग यूनिट की तरह आपके पैक्स काम कर पाएंगे एंड इससे वेस्टेज कम होगा, फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी एंड बाकी जो चीजें थी मैंने आपको बता ही दी। अब एक्चुअल में ना बात हो रही थी किसकी, कोऑपरेटिव्स की। तो एक्चुअल में ना हमारा फोकस क्या है, सहकार से समृद्धि, ठीक है? कोऑपरेटिव्स को बोलते हैं यानी कि प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेटिव्स, राइट? तो ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है ना, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है। क्यों सर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन क्यों काम कर रही है? क्योंकि आप नोटिस करो ना यार, यहाँ पर इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का कोऑर्डिनेशन चाहिए, प्लस एट द सेम टाइम हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसका यहाँ पे कोऑपरेशन चाहिए, प्लस एट द सेम टाइम हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है,
उसका भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इज एक्टिंग एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। आई होप ये प्रोग्राम आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज क्लॉडिया शीनबॉम जी के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। देखो दरअसल में मुझे आपके लोगों के साथ आईपीसीसी डिस्कस करना है, एंड उसी डिस्कशन के साथ साथ ना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आप ना इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को अपने मेंस के एग्जाम में भी कोट कर सकते हो। देखो ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मेक्सिको की, और इस कंट्री की 200 साल की हिस्ट्री के अंदर ये पहली बार ऐसा हुआ है। और अगर मैं थोड़े इनके बारे में बात करूँ ना, तो इनको एनर्जी एंड इंजीनियरिंग के अंदर फिजिसिस्ट के अंदर यहाँ पे इनको डॉक्टरेट यहाँ पे मिली हुई है। प्लस एट द सेम टाइम ये पहली फीमेल मेयर भी थी मेक्सिको सिटी की। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे शी वाज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ एनवायरनमेंट फॉर फेडरल डिस्ट्रिक्ट। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। प्लस इन्होंने सोशल जस्टिस के लिए बहुत काम किया। अब आते हैं जरा मुद्दे के ऊपर। देखो 2007 में ना एक्चुअल में नोबेल पीस प्राइज मिला, पता किसको मिला? आईपीसीसी को, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज को। तो उसके अंदर, उस टीम के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंबर थी। थोड़ा सा मैं आपको आईपीसीसी के बारे में अगर बताऊं ना, तो इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं, तो आप जानते होंगे कि इसको बनाया गया था किसके द्वारा? डब्ल्यूएमओ और यूनेप के द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड साथ साथ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इन 1988। ये एक यूएन बॉडी है, जो भी आपको अलग अलग चीज़ें क्लाइमेट चेंज के बारे में बतानी होती हैं, वो इसके द्वारा यहाँ पे बताई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ना असेसमेंट रिपोर्ट 6 की, असेसमेंट रिपोर्ट 7 के लिए अब काम हो रहा है, वो सारी चीज़ें इनके द्वारा ही यहाँ पे बताई जाती हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि भैया ये खुद से रिसर्च नहीं करता, पर जो दुनिया भर की रिसर्चर्स होते हैं उनको साथ में लेकर आता है, एंड उसके बेस पे ना साइंटिफिक बातें करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें, तो बोलते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज एक मिथ है, ये तो कुछ होता ही नहीं क्लाइमेट चेंज ऐसा। तो हमें उनको डेटा देना पड़ेगा ना कि नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी रिसर्च हमें ये शो कर रही है। तो ये जो प्रॉपर डेटा होता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसका क्या रिस्क वगैरह होते हैं, ये सारे हमारे सामने कौन लेकर आता है? वो आईपीसीसी ही लेकर आता है। तो डेफिनेटली इंडिया भी आईपीसीसी की मेंबर है। तो ये पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए। तो चाहे यूपीएससी आईपीसीसी से क्वेश्चन पूछे, नोबेल प्राइज जब दिए गए थे तब हमने उनके बारे में डिस्कशन किया था, एंड अब इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अदरवाइज ये सारे पॉइंटर्स आप अपने मेंस के अंदर तो डेफिनेटली लिख ही सकते हो। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है महापेंच टाइगर रिजर्व के बारे में। देखो पहले मैं आपको ना पहले पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में बता देता हूँ। आपका पेंच टाइगर रिजर्व ना, कुछ एक हिस्सा आपका इसका मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, कुछ एक हिस्सा आपको इसको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। पर आप पूछेंगे सर इसका नाम पेंच क्यों पड़ा? देखो पेंच इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से जो पेंच नदी है ना, वो यहाँ से फ्लो करती है, उसी के नाम के ऊपर इसका नाम पड़ गया। और आसपास के जो और टाइगर रिजर्व्स हैं, चाहे उनमें आप कान्हा की बात कर लो, तदोबा अंधरी की बात कर लो, और भी यहाँ पे बोर टाइगर रिजर्व हो गया, नवेगांव नागचिरा हो गया, उसके साथ काफ़ी अच्छी इसकी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पे आपको तेंदू, टीक, साग, महुआ, ये सब फ्लोरा, एंड गौर, नीलगाय, सांबर, चीतल, चौसिंगा, ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये बातें तो सर हमें पहले भी पता थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस क्या करेंगे? हमें डिस्कस करना है यहाँ पे ईगल आउल के बारे में। इसको ईगल आउल या स्पॉट बेलिड ईगल आउल भी बोला जाता है। दरअसल में ये नाम पता क्यों आया? क्योंकि देखो ये जो इनकी बेली है ना, इसके ऊपर आपको ये स्पॉट्स आपको कुछ कुछ देखने को मिल जाते हैं, कुछ धब्बे कह सकते हो एक तरह से, उसी के ऊपर इसका नाम पड़ा है। ये पहली बार महाराष्ट्र के जो पेंच टाइगर रिजर्व है ना, बेसिकली जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, वहां पर पहली बार इसको डॉक्यूमेंट किया गया, पहली बार इसको देखा गया है। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज बन जाती है। आपको ध्यान में ये रखना है कि इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो आपको लीस्ट कंसर्न देखने को मिल जाएगा। इसको एवरग्रीन मॉइस्ट डिसीड्यूस फॉरेस्ट के अंदर रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली नियर द वाटर सोर्सेस। यहाँ पर एक इनके बारे में चीज़ जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, इनकी आवाज़ के बारे में। इनकी आवाज़ जब हम बात करें, जब कॉल करते हैं तो लो फ्रिक्वेंसी की होती हैं, प्लस एट द सेम टाइम वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन यहाँ पे कर पाते हैं। इनकी जो स्क्रीम होती है ना, जो चीखने की आवाज़ होती है, वो काफ़ी हद तक इंसानों के साथ मिलती है। तो इसी वजह से इनको कई बार घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल का जो आपका ठीक है, जंगल का घोस्ट होता है, जंगल का भूत कह सकते हो, उसके नाम से भी इसको यहाँ पे जाना जाता है। तो कॉल्स यूज करते हैं ताकि कम्युनिकेट कर पाए, अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर पाए, एंड सामने वाले मेट को अट्रैक्ट कर पाए। उन सभी चीज़ों के लिए इनको कॉल्स ये यूज करते हैं। इसके अलावा वेट टेम्परेट और राइपेरियन फॉरेस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्क्रब लैंड्स के अंदर हंट करते हैं, बैम्बू जंगल्स हो गया, थिन डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया, उन सभी जगहों के ऊपर ये हंटिंग करते हैं। एंड ये आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, एंड आपका पेनिनसुलर साउथ ईस्ट एशिया हो गया, वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम जब टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज विद रिगार्ड्स टू ग्रीन बियर्ड जीन्स। अब आप सोचोगे सर ये तो हरी दाढ़ी है इसकी,
क्या उसी के ऊपर नाम है? देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपको थोड़ा और आइडिया लगा कि मैं आखिर में कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो आप लोगों ने ना एक टर्म सुना होगा एल्ट्रुइज्म के बारे में, राइट? जैसे हम बोलते हैं ना कि एक बंदे का बिल्कुल ही सेल्फलेस बिहेवियर है, वो इंसान दूसरों के लिए पूरा तरह से समर्पित है। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, जैसे कई बार हमारे जवान होते हैं। अब देखो जो भारत देश के जो जवान हैं, ये कई बार ना अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं देश के लिए। उनको खुद तो मतलब ये आप समझ पा रहे हो कि कितना उनके अंदर जज़्बा होगा, अपनी जान न्यौछावर कर देना देशवासियों के लिए और देश के लिए। इसको बोलते हैं एल्ट्रुइज़्म। बहुत बार ऐसी चीज़ें भी मतलब एनिमल्स के द्वारा और तरह-तरह के एनिमल्स के द्वारा भी परफ़ॉर्म करी जाती हैं, जो दिखाती हैं कि कई बार सामने वाले को बेनिफिट करने के लिए हम बहुत सारे एफर्ट्स लेते हैं। मैं आपको और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे आपने वर्कर हनी बीज़ के बारे में सुना होगा। अब वर्कर हनी बीज़ ना पता क्या करती हैं, जो हनी बीज़ की पूरी कॉलोनी होती है, उसमें जो उनकी क्वीन होती है, उसकी देखभाल के लिए ही पूरी अपनी ज़िंदगी आपकी डिवोट कर देती हैं। उसके अलावा फायर एंट्स के केस में भी सिमिलर चीज़ होती हैं। आपके जो विडो स्पाइडर्स होते हैं, उस केस में भी क्या होता है, उस केस में भी ना जो मेल होता है, वो अलाउ कर देता है कि फीमेल उसको खा पाए, राइट? तो ये भी चीज़ हो गया। इसके अलावा कुछ मंगूस होते हैं अफ्रीका के अंदर, वो पता क्या करते हैं, वो जब तक बाकी लोग खाना नहीं खाते, तब तक वो खुद खाना नहीं खाते ताकि कोई और तब और कोई सामने से कोई और हंटर वगैरह ना आ जाए, उसको देखते रहते हैं सारी चीज़ें। तो ये सारे बिहेवियर क्या हैं? ऑल दीज़ थिंग्स आर व्हाट? दीज़ आर एल्ट्रुइज्म बिहेवियर आपको एक इंसान में देखने को मिल जाता है। अब अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई लोगों के अंदर ना ये जो ट्रेट्स होते हैं, ये इस तरह के ट्रेट्स, वो क्या करते हैं, वो आपस में कोऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं। कि मान लो कि आपको ना सामने वाले के अंदर वही ट्रेट, वही जीन आपको देखने को मिला, तो आप कोशिश करोगे उस सामने वाले बंदे के साथ कोऑपरेट करने की। कि मान लो आपको लगा यार कि मेरी भी दाढ़ी ऐसी है, मैं भी ऐसा इंसान हूँ, वो सामने वाला भी वैसा ही इंसान होगा। अगर आपको उस तरह के आपको जीन्स आपको देखने को मिलते हैं ना कई बार, या कुछ और आपको बिहेवियर्स आपको उस तरह देखने को मिलते हैं, तो आप कहीं न कहीं कोशिश करते हो उनको रिकॉग्नाइज़ करने की एंड उनके साथ यहाँ पे कोऑपरेट करने की। तो दैट इज़ द जीन ट्रेट कॉम्बिनेशन जो कि मैं बात कर रहा हूँ। इसके साथ ही ना यहाँ पर बात ये भी करी गई है कि कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले के पास मान लो वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, वो वाला जीन उनके पास नहीं है, तो आप उनसे शायद नफ़रत भी करने लग जाओ या फिर आप उनके साथ आप हार्मफुली उनके साथ बिहेव करो। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपकी इस ग्रीन बियर्ड जीन के थ्रू एक्सप्लेन करी जाती है। इसको इफ़ेक्ट को बोलते हैं ग्रीन बियर्ड इफ़ेक्ट। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अभी पता क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं? डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना रिसर्च हुई है, जहाँ पर अमीबा की एक स्पीशीज़, ठीक है? ये इसका स्पीशीज़ का नाम है डिक्टोस्टेलियम डिस्कोइडिनियम, ठीक है? इस पर्टिकुलर अमीबा को यूज़ किया गया। ये एक यूनिसेलुलर अमीबा है जो कि फ्री लिविंग आपको अमीबा देखने को मिल जाएगा। तो इस यूके की स्टडी के अंदर ये बात पाई गई। इनके अंदर जीन्स की डिस्कशन किया गया, टीजीआरबी1 एंड टीजीआरसी1, एंड यहाँ पर हमने वही बात करी कि इस पर्टिकुलर जीन्स की वजह से ही कहीं न कहीं जो ग्रीन बियर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं, यानी कि ऑल्ट्रुज़्म वाली प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे इसके माध्यम से हो रही हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत डिटेल में आपको जाना नहीं है। आई होप आपको ग्रीन बियर्ड वाली चीज़ पता लग गई होगी। पर ये जो जीन्स होते हैं ना, ये इस पर्टिकुलर यहाँ पे जीनोम में आपको देखने को मिले, तो यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है कि कितनी स्ट्रॉन्ग उनके अंदर बाइंडिंग है। अगर ये बाइंडिंग बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल टीजीआरबी1 प्रोटीन आपका एक्टिवेट होता है, उसकी वजह से ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से अपने आप को ये आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं एंड सामने वाले के साथ ये कोऑपरेटिव रहने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से अगर मान लो कि जिसके अंदर ये जीन नहीं अवेलेबल है, उसके सामने ये सेल्फिश बिहेवियर यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं कि अगर कुछ और वर्ज़न है ना जीन का, तो उस केस में सामने वाले के साथ हार्मफुली भी बिहेव कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको ऑल्ट्रुइज़्म के बारे में एंड आपको ग्रीन बियर्ड जीन्स के बारे में पता होने चाहिए थे। दोस्तों कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था लेक मलावी के बारे में, एंड आप में से काफ़ी लोगों ने अच्छे-अच्छे आंसर्स भी बताए हैं। एंड इनफैक्ट ना मैंने नोटिस किया लेक मलावी हमने पिछले दिनों के अंदर काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी किया था। और डिस्कस करने का कारण कुछ और था उस समय, क्योंकि यहाँ पे डिज़ास्टर आया था मलावी के अंदर, तो तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मलावी किस तरह से लैंडलॉक्ड कंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। पर यहाँ पर आप और भी पॉइंटर्स आप देख पाओगे, ये है आ रही आपकी लेक मलावी। अब जब मैं बात करता हूँ ना लेक मलावी की, तो पहली बात तो इसको लेक न्यासा के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तो मलावी कंट्री तो है ही है, प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पे आपका तंजानिया हो गया, मोज़ाम्बिक हो गया, इससे यहाँ पे ये लोकेटेड, इन कंट्रीज़ के बीच में ये लोकेटेड आपको देखने को मिल जाएगी। प्लस एट द सेम टाइम जो लेक मलावी है, इट हैपेंस टू बी अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एंड जो लोकल फिशरीज़ को सपोर्ट करने के अंदर बहुत-बहुत रोल ये इम्पोर्टेंट प्ले करती है। और जो आपके अफ्रीकन ग्रेट लेक्स है ना, उनमें से भी आपको लेक मलावी देखने को मिल जाएगी। तो दीज़ वर सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग लेक मलावी जो आपको पता होने चाहिए।
ठीक है, लोकेशन मैंने आपको सबकी बता रखी है। आज का आपका होमवर्क रहेगा लेक गार्दा के बारे में। इसका आंसर भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। बात करेंगे ट्रू एंड फॉल्स की, तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप मुझे ट्रू एंड फॉल्स के माध्यम से नीचे कमेंट में आप बताइएगा। कल का जो होमवर्क था उसको अगर मैं डिस्कस करूं, तो आप प्रेस्टन कर्व की जब हम बात करते हैं ना, तो ये बात तो गलत हो जाती है। प्रेस्टन कर्व तो क्या था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड साथ ही साथ आपकी जो पर कैपिटा इनकम है उसका रिलेशनशिप था। ये सब रिलेशनशिप इसमें नहीं था, तो पहला आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा, नोटा वोट्स की बात करें तो ये बिल्कुल आपकी सही करेक्ट स्टेटमेंट है। यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शंस की बात करें तो देखो, सब जगह ऐसा नहीं है कि 21 साल से ऊपर के ही हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग क्राइटेरिया आपको देखने को मिलता है, तो थर्ड इज आपका इनकरेक्ट। बट आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसकी जो थीम है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट बताई गई है। आज का आपका जो 2 एमसीक्यूज होंगे, एक एमसीक्यू है आपका एमएसएमईज के रिगार्डिंग। तो ये मुझे आप नीचे कमेंट्स में एमएसएमईज की क्या होती है, उनके क्या क्राइटेरिया होता है, सारा क्राइटेरिया बताइएगा कि माइक्रो का क्या है, स्मॉल का क्या है और मीडियम का क्या है। तीनों का आप क्राइटेरिया मुझे बता सकते हो। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा रिगार्डिंग बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल में क्या क्या अंतर होता है, उन चीज़ों के रिगार्डिंग, राइट। इसके अलावा कल का जो होमवर्क था उसकी अगर मैं बात करूँ, देखो कि यहाँ पूछा गया है कि कौन से देशों का खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। तो अगर मैं ग्लोबल सिस्टम की बात करूँ ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप जीपीएस के बारे में जानते होंगे। जीपीएस है आपका यूएसए का। उसी तरह से आपको ग्लोनास देखने को मिलता है। ग्लोनास आपका रशिया का सिस्टम बन जाता है। इन अ सिमिलर मैनर जब मैं बात करता हूँ आपके गैलीलियो की, किसकी, गैलीलियो की, तो गैलीलियो आपका यूरोपियन यूनियन को बिलोंग करता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। इन अ सिमिलर मैनर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपका बाइडू। बाइडू बिलोंग्स टू चाइना। इन अ सिमिलर मैनर अगर मैं बात करूं रीजनल सिस्टम्स की, तो जैसे इंडिया का आपको नाविक देखने को मिल जाएगा, ये भारत देश का है। एंड साथ ही साथ जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा वो है आपका जापान। जापान की अगर मैं बात करूँ ना, तो इनका जो QZSS है वो यहाँ पे इनका बन जाता है रीजनल सिस्टम। तो इसका आंसर सही बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। ये बाकी नाम भी आपको पता होना चाहिए, कि बार मैच द कॉलम में ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा आपको होमवर्क पूछा था कार्बन फाइबर्स के बारे में, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कार्बन फाइबर्स को डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो ऑटोमोबाइल्स एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के अंदर। पर कार्बन फाइबर बोल रहा है कि एक बार आपने यूज कर लिया, रिसाइकल नहीं कर सकते, अपने आप में बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर A1 ओनली विल बी द राइट आंसर। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली आईसीपीसी पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।